सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रोनाल्ड रीगन के कोट के साथ। रोनाल्ड कहते हैं, पीस इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट, इट इज़ द एबिलिटी टू हैंडल कन्फ्लिक्ट बाय पीसफुल मीन। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोट है ये कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इशू चल रहा है उससे रिलेटेड है। और ये आपको पता ही है कि इंडिया जो है शायद इस कोर्ट से जो है रिलीवेंट ही नहीं रखता है, इसीलिए जो है उसको पता नहीं है कि जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको पीसफुल मीन से जो है वो सॉल्व किया जाता है, ना कि टेररिज्म से। तो यही कुछ कोट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, इट डजेंट मीन कि उन दो कंट्रीज़ के बीच में जो है पीस है। जैसे आप इंडिया और पाकिस्तान की बात कर सकते हैं कि अभी तक जो था हमारे यहाँ पे कोई डायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन था वो नहीं हुआ था। वो प्रॉक्सी जो उसके टेररिस्ट हैं उनको यूज़ करता था इंडिया पे अटैक करने के लिए। तो अब तक जो था वो कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा था। इट डजेंट मीन कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस है। पीस कब होगा? जब हम जो हमारे कन्फ्लिक्ट है, जो हमारे मद विवाद हैं, उनको हम पीसफुल मीन के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इस कोट का मतलब कि पीसफुल मीन का यूज़ करना किसी भी कन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर हमारे रोनाल्ड रीगन ने जोर दिया है। तो यही कुछ कोट है और ये आज का हमारा जो डेली डिस्पैच डिस्कशन है उससे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी, देखो अभी आपको पता होगा कि ये जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है जो हमारी 60 में साइन हुई थी 1960 के अंदर, वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों के अंदर है। क्यों सुर्खियों के अंदर है? क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले हमने जो है एक टेररिस्ट अटैक हमारे पहलगाम रीजन के ऊपर देखने को मिला, जिसके रिपरकशन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने जो है हमारी इंडस वाटर जो ट्रीटी थी उसको यूनिलैटरली विड्रॉल कर लिया। ऐसी कुछ खबरें आ रही थी, तो उसी के ऊपर ये जो है हमारे CAPF के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से ये जो टॉपिक है, अगर कोई इंडिया पाकिस्तान का इशू आ जाता है ऐसे राइटिंग के अंदर, जो कि बहुत ऑब्वियस है हमारे CAPF एग्जाम में, तो आप इसके फोल्डर पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और इंडस वाटर ट्रीटी अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, जो कि आर्ग्यूमेंट राइटिंग में या फिर रिपोर्ट राइटिंग के अंदर पूछा जा सकता है। तो सारे ही पॉइंट यहाँ पे रिलेवेंट है हमारे UPSC CAPF एग्जाम के लिए। अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कैसे बच्चों? अपने उद्देश्य के साथ। हमारा उद्देश्य क्या है? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। सिंपल चीज़, नॉलेज पूल कैसे बढ़ेगा? जब नई नई डायमेंशंस को हम समझेंगे, रटेंगे नहीं, क्या करेंगे? समझेंगे। और वही हम यहाँ पे करते हैं। चलो अब चलते हैं। अब देखो इंडिया ने क्यों इंडस वाटर ट्रीटी को जो है सस्पेंड कर दिया। ठीक है, विड्रॉ नहीं करा है, सस्पेंड करा है। ठीक है, अलग फ़र्क होता है सस्पेंड करना और विड्रॉ करना। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड करी है उसका रीज़न है कि हमारे यहाँ पे हमारे पहलगाम रीजन में 26 जो हमारे टूरिस्ट थे और हमारे कुछ जवान भी जो थे, उनको द रेजिस्टेंट फ्रंट जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने जो है किल कर दिया हमारे जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर। इसके रिस्पॉन्स में हमारे इंडिया की जो टॉप सिक्योरिटी बॉडी है, हमारे इंडिया की टॉप सिक्योरिटी बॉडी कौन सी है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इन्होंने डिसाइड करा कि जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 जो पाकिस्तान के साथ हो रखी है, उसको सस्पेंड कर दिया जाए। और इसी के इसके रिस्पॉन्स में हमारी गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड कर दिया। अब ये जो चीज़ थी, ये जो डिसीज़न लिया गया, ये बेसिकली पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए है, क्योंकि अब तक जो है हम पीसफुली मीन में उसको समझाते थे। डिप्लोमेटिक लेवल पे जो है हमारी टॉक चलती थी टेररिज्म को लेके, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड, आपको पता ही है सारी चीज़ें। तो ये क्या चीज़ है? ये जो ट्रीटी को हमने सस्पेंड कर दिया, एक तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं पाकिस्तान को कि ये जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट करना बंद कर दे। ठीक है, अब ये जो ट्रीटी है ये क्या चीज़ है? इस ट्रीटी के बारे में भी हमें जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वैसे जो इसके इफेक्ट्स फिगर्स थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अपने प्रीवियस डेली डिस्पैच डिस्कशन के अंदर, लेकिन यहाँ पे बता रखा है कि ये जो हमारी ट्रीटी है, ठीक है, हमारी 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान के अंदर साइन हो रखी है, ये यूनिलैटरल विड्रॉ के लिए सहमति नहीं देती। मतलब कि कोई एक कंट्री अगर अपनी मर्जी से विड्रॉ करना चाहे इस ट्रीटी से, जैसे इंडिया अभी जो है प्रेशराइज कर रहा है, सस्पेंड कर दिया इस ट्रीटी को, तो विड्रॉ नहीं कर सकती। यहाँ पे अगर विड्रॉ करना है तो ट्रीटी के अंदर बता रखा है, लीगल है ये, कि जो बोथ कंट्रीज़ होगी, दोनों जैसे इंडिया और पाकिस्तान, इस केस के अंदर दोनों को एग्री करना पड़ेगा, दोनों को सहमत होना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 12 के पार्ट 4 के अंदर, इस ट्रीटी के अंदर दे रखा है। तो मतलब कि इंडिया जो है यूनिलैटरली इसको विड्रॉ नहीं कर सकता। लेट से अगर कर लेता है तो क्या होता है, उसके बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। देखो कुछ हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट हैं
लीगल डिबेट्स और पॉसिबल जो ग्लोबल रिएक्शंस क्या हो सकते हैं इसके, जो हमारा इश्यूज चल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर के अंदर आता है कि आज की न्यूज़पेपर में भी आया था कि गल्फ कंट्रीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुलह कराना चाहती है, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे कई कुछ हमारे एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है यूनिलैटरली विड्रॉ नहीं कर सकता है। इंडिया एक इंटरनेशनल लॉ है, जैसे वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रिटीज़, जो एग्जिट ट्रिटी के अंदर यूनिलैटरली एग्जिट करने के लिए बोलता है कि मतलब अगर ये जो वीना कन्वेंशन है इसके तहत जो है इंडिया जो है यूनिलैटरली विड्रॉ कर सकता है, एक तरफा जो है इस ट्रिटी से बाहर आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ने ये ट्रिटी साइन ही नहीं कर रखी है, जो वीना कन्वेंशन है ऑन लॉ ऑफ ट्रिटीज़, इसके इंडिया ने साइन ही नहीं कर रखा, और पाकिस्तान ने इसको साइन कर रखा है तो रेटिफाइड नहीं कर रखा। तो मतलब कि ये जो है ट्रिटी, ये जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है, ये एप्लीकेबल ही नहीं है, हमने तो साइन ही नहीं कर रखा, तो कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर इंडिया ने कर लिया तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाएंगे? देखो, पाकिस्तान के पास ऑप्शन रह जाएंगे कि वो वर्ल्ड बैंक के पास जा सकता है, गुहार लगा सकता है अपनी, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक है इसी ने कहीं ना कहीं जो बीच में आके जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रिटी करवाई थी, और जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन हेग है, ठीक है, यहाँ पे जा सकता है, और या फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है हमारा पाकिस्तान जा सकता है इंडिया के अगेंस्ट में। देखो, अगर ऐसा हो गया कि हमने जो है यूनिलेटरली विड्रॉ कर लिया कंप्लीटली, और उसके बाद जो पाकिस्तान है वो वर्ल्ड की जो टॉप बॉडीज़ है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, या फिर हमारा यूएनएससी हो गया, इसके पास चला गया, तो क्या होगा कि इंडिया की जो इमेज बनी हुई है इंटरनेशनली, इंडिया ने जो अपनी इमेज बिल्ड कर रखी है, और आपको पता ही है इंडिया ग्लोबल लीडर के जो है सपने देखता है, तो इंडिया जो है ग्लोबल लीडर के सपने देखता है, रिस्पॉन्सिबल एक प्लेयर है, इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करता है, इंडिया की यही तो इमेज है। आपको पता होना चाहिए कि भाई इंडिया की इमेज क्या है इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया की यही इमेज है कि इंडिया चाहता क्या है, ग्लोबल लेवल पे जो है लीडर बनना चाहता है, ठीक है। इंडिया चाहता क्या है? इंडिया चाहता है कि जो इंटरनेशनल लॉज है वो पीसफुली फॉलो हो, जैसे कि हम जो 9 लाइन साउथ चाइना सी में जो है हमेशा मनी टाइम जो लॉज है हमारे यूएन क्लॉज वाले, उसको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी ये भी तो इंटरनेशनल लॉज की बात हो रही है। तो अगर इंडिया जो है इंटरनेशनली विड्रॉ कर लेता है तो इंडिया की जो इमेज है वो ब्रूटली डैमेज हो जाएगी ग्लोबल लेवल पे। जो ग्लोबल लीडर्स के जो अभी अटेंशन नहीं है इस इश्यूज़ के ऊपर, वैसे तो सबकी है, वो और ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि इंडिया क्या करेगा, अपने ही जो स्टैंड है इंडिया के कि इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना, उससे कहीं ना कहीं डेविएट कर जाएगा। तो ये यहाँ पे एक्सपर्ट बताते हैं। देखो, अब इंडिया अगर यूनिलैटरली विड्रॉ नहीं कर सकता तो भाई इंडिया कर क्या सकता है? इंडिया के पास अभी भी ऑप्शन बाकी है, जैसे कि देखो जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, ठीक है, कि कितना पानी आ रहा है कितना नहीं आ रहा, उस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को जो है इंडिया स्टॉप कर सकता है, जो भी हमारा पानी पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, और ये हम शेयर करते भी हैं, लेकिन अभी जो है अभी तो सारी चीज़ सस्पेंड हो रखी है, और ये चाइना भी कभी कभी ऐसी हरकतें करता है। दूसरा ऑप्शन है इंडिया के पास, ये सारे ऑप्शन चाइना के पास भी है, ये भी याद रखना, क्योंकि ये पाकिस्तान के नज़रिए से हम देख रहे हैं, लेकिन वहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी भी आ रही है चाइना की तरफ से, और चाइना का जो दोस्त है वो पाकिस्तान है, क्योंकि उसका सी पैक है वहाँ पे। आपको याद होगा कि चाइना के अंदर से जो है चाइना जो है अपना सी पैक लेके जा रहा है यहाँ पे जो अरेबियन सी में उस एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए, उसके लिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पाकिस्तान उसके लिए फ्रेंडली कंट्री है। तो ये जो पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्री है, हम जो हरकत करेंगे पाकिस्तान के साथ, तो चाइना भी सेम हरकत करेगा हमारे साथ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया के पास ऑप्शन क्या है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है उसको स्टॉप कर सकता है, कि रिवर में कितना वाटर फ्लो कर रहा है, या फिर क्या कर सकता है कि उस पानी को जो रिजर्वायर हमने बना रखा है उस पर रोक सकता है, जब गर्मियों का टाइम हो तो थोड़ा सा रोक सकता है, और उसके बाद जब नहीं ज़रूरत हो, जब बारिश वगैरह आ रही हो तो एकदम से छोड़ सकता है। इससे होगा क्या कि पाकिस्तान के अंदर हम आर्टिफिशियली सूखा लेके आ सकते हैं और आर्टिफिशियली बाढ़ लेके आ सकते हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है हिला सकते हैं ये हरकत करके, और ये चाइना भी करता है, इसलिए चाइना डैम भी बना रहा है। इसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि ये जो हमारी रिवर है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, ये पाकिस्तान के लिए जो है फार्मिंग, ड्रिंकिंग वाटर, उसकी इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर इंडिया जो है यूनिलैटरली विड्रॉ भी नहीं करता ट्रीटी से, तो इंडिया ये सारी हरकतें कर सकता है, और करके जो है पाकिस्तान को परेशान कर सकता है, इकोनॉमिकली भी और मेंटली भी। अब देखो करंट सिचुएशन क्या है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने देख तो लिया, हमारे एक्सपर्ट ने बता तो दिया कि अदर ऑप्शंस क्या क्या है इंडिया के पास अगर यूनिलैटरली विड्रॉ नहीं करना तो, लेकिन हमारी करंट पोजीशन क्या है, क्या हम करने के लायक भी हैं ये सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ पे करंट पोजीशन भी बता रखी है कि अंडर द ट्रीटी जो है इंडिया के पास जो है
एक लिमिटेड राइट है कि जो हमारा पानी है वेस्टर्न रिवर वाला, जो हमारी ये थी ना वेस्टर्न रिवर जो पाकिस्तान के पास थी, CJI मैंने बोला था, इंडस, झेलम और चेनाब जो है, इसके अंदर जितना पानी है उसको इंडिया भी यूज़ कर सकता है नॉन कंजम्पटिव यूज़ के लिए। हमने पढ़ा था 1960 की ट्रिटी के अंदर। तो इसका लिमिटेड यूज़ के लिए हमें तो अलाउ कर रखा है ट्रिटी के अंदर, लेकिन हम अलाउ कर रखा है तो वो पानी जो है कितना यूज़ करते हैं, क्या सारा पानी यूज़ करते हैं? अगर सारा पानी यूज़ करते होंगे तब तो जो है हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालें इस चीज़ में। तो यहाँ पे बता रखा है कि हमारे यहाँ पे इनफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए उस पर्टिकुलर पानी को यूज़ करने के लिए, जो ट्रिटी में लीगली हमें प्रोवाइड करा रखा है वो भी नहीं है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पे बता रखा है कि हम स्टोर कर सकते हैं 3.6 मिलियन एकड़ फीट वाटर, ठीक है, अंडर, ये लीगली है, लेकिन हम करते कितना है? सिर्फ एक करते हैं, मतलब आधे से भी कम करते हैं हम स्टोर। तो देखो इंडिया की अभी ये कंडीशन है कि इंडिया जो है जितना लीगली अलाउ कर रखा है उसी को यूज़ नहीं कर सकता, तो वो जो एक बूंद भी नहीं देंगे, तो वो स्टेटमेंट कहीं यहाँ पे सच होती नहीं नजर आ रही है। अब यहाँ पे और भी बता रखा है कि हमने जो है बहुत डैम बना रखे हैं, जैसे हमारा बलिहार डैम हो गया, बगलिहार डैम हो गया, किशन गंगा डैम हो गया, रेटल डैम हो गया, ठीक है। ये जो डैम है ये अभी इतने कैपेसिटी वाले नहीं है, एडिटोरियल में ये बता रखा है कि वो जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है वो स्टोर कर ले। अगर हमें ये जो हमें सजेशन दे रखे हैं हमारे जो राइटर्स हैं उन्होंने, कि जो है पानी को रोक लो, ड्रॉट लेके आ जाओ, आर्टिफिशियली बाढ़ ला दो आर्टिफिशियली, इतना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है, ठीक है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हमें 10 या 10 साल से ज़्यादा का समय लगेगा अभी से। क्यों इतना समय क्यों लगेगा? पहली चीज़ तो वो जो एरिया है वो प्लेन एरिया नहीं है, माउंटेन एरिया है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दूसरी चीज़ कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिले बहुत करती है, तो यही चीज़ दोनों कुल मिला के जो है यहाँ पे बता रखा है ऑन एन एवरेज 10 साल का टाइम लगेगा। चलो ठीक है, अगर इंडिया जो है विड्रॉ कर लेता है तो अदर रिपरकशंस क्या होंगे? देखो इंडिया की जो रेपुटेशन है डेफिनेटली वो जो हैम्पर होगी, प्लस उसके साथ जो हमारा चाइना है वो भी हरकत करेगा। जैसे हमने देख लिया था पाकिस्तान के साथ हम जो करेंगे चाइना रिपरकशन में वो हमारे साथ करेगा। तो यहाँ पे बता रखा है कि चाइना जो है अप स्ट्रीम रिवर है, अप स्ट्रीम मतलब जहाँ से रिवर निकल के आती है, पाकिस्तान के केस में हम इंडिया जो है अप स्ट्रीम जो है वो कंट्री है, तो चाइना से हमारी आती है ब्रह्मपुत्र और सतलुज, ठीक है। तो अगर हम पाकिस्तान के साथ करेंगे तो चाइना भी क्या कर सकता है हमारे साथ जो है स्टॉप कर, वो जो डेटा शेयरिंग होता है वाटर का कि कितना पानी आने वाला है कितना नहीं आने वाला, उस शेयरिंग को स्टॉप कर सकता है। और ऐसा नहीं है, कर सकता है, उसने करा भी है। 2017 के अंदर जो हमारा डोकलाम कन्फ्लिक्ट हुआ था, आपको याद होगा, भूटान वाला, तो उस भूटान वाले डोकलाम कन्फ्लिक्ट के अंदर जो चाइना था उसने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता था उसको स्टॉप कर दिया था, इंडिया के साथ स्टॉप कर दिया था, और उसी टाइम पे वो बांग्लादेश के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था। तो देखो एक तो खतरा हमें क्या है चाइना से, अगर ये सारी चीज़ें हरकतें हम करते हैं। दूसरा क्या है, देखो दूसरा हमारा ट्रिटी है बांग्लादेश के साथ, गंगा वाटर ट्रिटी, ठीक है। ये जो है एक्सपायर होने वाला है 2026 में, मतलब अगले साल जो है एक्सपायर होने वाला है। और एक्सपायर होने के बाद जब रिन्यू करेंगे, अगर हमने यूनिलैटरली जो है इंटरनेशनल वाली जो ट्रिटी है इंडस वाटर जिसको वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, उससे अगर हम विड्रॉ कर लेते हैं तो कौन कंट्री इंडिया पे विड्रॉ वो जो विश्वास करेगी कि जो इंटरनेशनल वाली ट्रिटी जो है उससे यूनिलैटरली विड्रॉ कर सकता है, उसके अगेंस्ट जा सकता है ट्रिटी में, तो यहाँ पे ट्रस्ट का इशू आ जाएगा बांग्लादेश के साथ, ये बता रखा है। प्लस नेपाल और जो श्रीलंका है ये भी थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे कि भाई जो इंडिया है ये अपने वचनों से जो है, वैसे ही आपको पता है हमारे यहाँ पे जो है अपने वर्ड्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, हमारे मिथोलॉजिकल इवेंट्स ऐसे हैं कुछ, तो इंडिया जो है थोड़ा सा इंडिया की इमेज जो है मलाइन हो जाएगी। और ये जो हमारी बगल की जो छोटी सी कंट्री है जो बहुत इंपॉर्टेंट है गैलाफो रीजन, नेपाल का, श्रीलंका हो गया हमारा, हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को दे रखा है, जो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट है जिसके साथ हम जो है स्ट्रैटेजिक टाई बिठाना चाहते हैं, ये कंट्री जो है हमारे पे भरोसा नहीं करेंगे और थोड़ी सी सावधान हो जाएगी इंडिया के साथ जो है कुछ भी एग्रीमेंट साइन करने से। तो यही सारी चीज़ थी, इनके प्रोज एंड कॉन्स हमने देख लिए कि भाई इंडिया की इमेज का सवाल है, तो इंडिया जो है ऐसे यूनिलैटरली तो विड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन जो सजेशन दे रखे हैं उसको भी अप्लाई करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो बोला जा रहा है वो इतना ईजी नहीं है अप्लाई करना, लेकिन हाँ इंडिया कुछ हद तक जो है कर रहा है सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ थी। अगर समझ आ गया हो तो ये पेपर 2 का हमारा टॉपिक है, ट्राई करो इसको लिखने का, ट्राई करोगे तो क्या होगा, रिकॉलिंग होगी। रिकॉलिंग क्या करती है कि आपको जो रिवाइज करते हो होता है ना कि एक सिस्टम होता है हमारे ब्रेन का, तो वही जो ब्रेन का सिस्टम है, मेक इट स्टिक की बुक पढ़ना समझ आ जाएगा अच्छे से, वही सिस्टम जो है हमारा ये राइटिंग स्किल से आता है रिकॉलिंग का, कि हमें चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं और हमारी राइटिंग स्किल्स भी अच्छे होते हैं।
आप इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद जो है एक बार लिखने का ट्राई करो, लिखने के बाद अपना डिस्कशन ग्रुप में भेजो, देखो बच्चे क्या रिव्यू करते हैं। डिस्कशन ग्रुप के लिए हमारा जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में जाके जो है 2 लिंक दे रखे हैं, दोनों लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। एक टेलीग्राम का है जहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी, दूसरा डिस्कशन ग्रुप का है जहाँ पे बच्चे आपस में डिस्कस कर सकते हैं, अपनी पीडीएफ वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से मेरे प्यारे बच्चों इंडस वाटर ट्रीटी का। नेक्स्ट चलते हैं कास्ट सेंसस। देखो कास्ट सेंसस का भी बहुत टाइम से चल रहा है कि भाई कास्ट सेंसस वगैरह कराना चाहिए, और अभी ये सारी स्टेटमेंट्स वगैरह आ रही थी और न्यूज़पेपर में भी आया, 3-4 कॉलम आए थे कास्ट सेंसस से रिलेटेड। तो इसको लेके सारी चीज़ें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मोरलेस सारी चीज़ें हमें समझ आ जाएगी कास्ट सेंसस से रिलेटेड, जितना भी अभी तक हुआ है और जितना भी फ्यूचर के जो एंडेवर्स हो सकते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो हमारी इंडिया के अंदर जो सेंसस है उसका ओरिजिन माना जाता है 1881 से, सबसे पहले कंडक्ट हुए थे अंग्रेजों के टाइम में, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर। सेंसस का यूज़ किस लिए किया जाता है भाई, हमारी गवर्नमेंट हो गई और अंग्रेज तो इसको बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज़ करते थे, पॉलिसी मेकर्स हो गए, एकेडमिक्स हो गए और अदर जो हो गए, इसका जो है यूज़ करते हैं अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, अपने फ्यूचर्स प्लान के लिए। ये मैंने बताया भी था आपको शायद जब डेटा की मैं बात कर रहा था कि भाई डेटा हमारे यहाँ पे 10 साल में एक बार होता है, अब तो भाई 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन जो प्रॉब्लम आती है टेलर मेड जो अप्रोच होती है कि पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से जो हम अप्रोच करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। तो उसी के लिए हमारा 81 के अंदर 1881, 1981 नहीं 1881 के अंदर सबसे पहले ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने अपना सेंसस चलाया था। ठीक है, उसके बाद अब कास्ट सेंसस की बात करें जिसे हम कहते हैं SECC, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर, ये सबसे पहले कंडक्ट किया गया था 1931 में। दोनों चीज़ को याद रखना, 1881 और ये 1931 में कंडक्ट किया गया था। बेसिकली इसके अंदर जो हमने डेटा लिया था इकोनॉमिक स्टेटस फैमिली का, दोनों रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर। ठीक है, तो ये सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस था ये। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो ये रूरल और अर्बन एरिया के अंदर दोनों के अंदर कंडक्ट कराया गया था, इसको थोड़ा सा याद रखना। डिफरेंस क्या होता है दोनों के अंदर, देखो डिफरेंस डेफिनेटली होता है। सेंसस जो होता है हमारा वो एंटायर पॉपुलेशन जो हमारी इंडिया की है उसको ध्यान में रख के कराया जाता है, फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। और जो हमारा सेंसस होता है ये कॉन्फिडेंशियल होता है। ऐसा नहीं है कि जो सेंसस में जो डेटा है आपको फिगर्स पता होती है, एसेंशियल में डेटा नहीं पता होता कि किस रीजन में कौन कहाँ रह रहा है, वो चीज़ें नहीं पता होती। हमें डेटा पता होता है, सिर्फ एक मोटा मोटी पता होता है कि भाई कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे जो पॉवर्टी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, लेकिन इंडिविजुअल का नाम नहीं पता होता, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये यहाँ पे सेंसस मेंटेन करता है अंडर सेंसस एक्ट 1948। ठीक है, जो हमारा कास्ट सेंसस है, जो हमारा देखा ना सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये जो कंडक्ट कराया गया था सबसे पहले कब करवाया गया था, 1931 में। ये करवाया गया था कि गवर्नमेंट को बेनिफिट देना होता है ना, आपको पता है रिजर्वेशन वगैरह या स्कीम्स वगैरह लेके आते हैं। तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट जो सेंसस है उससे गवर्नमेंट के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मदद मिलती है, या फिर जो गोस्ट बेनिफिशियरीज हैं जो कि इल बेनिफिट लेते हैं गवर्नमेंट की स्कीम का, अभी जो है हरियाणा के अंदर पकड़े भी गए थे, मैंने आपको बताया था कि नोट कर लेना इसको। वो चीज़ जो है हमारा सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर आता है। मतलब ये, और ये ओपन भी होता है, इसका डेटा ऐसा नहीं है कि कोई यूज़ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकली देखें तो हमें पता है कि भाई जो कास्ट बेस्ड जो डेटा कलेक्शन है 1931 से चालू हुआ था। ठीक है, 1951 में इसको स्टॉप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमें नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना था, क्योंकि कास्ट सेंसस से डेफिनेटली डिवाइड होता है। पर्टिकुलर रीजन का बंदा जो है रिजर्वेशन मांगता है, फिर उससे डिवाइड आता है, फिर दूसरे जो ग्रुप वाले होते हैं वो हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। अब तो पूरी इंडिया ही रिजर्वेशन मांग रही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो डिविसिवनेस को जो है अवॉइड करने के लिए और नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए 1951 के अंदर, रीज़न भी याद रखना 1951 में क्यों जो है कास्ट सेंसस जो है वो स्टॉप कर दिया गया था, 1931 में स्टार्ट करा था, तो नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए। लेकिन अब दोबारा से बोल रहे हैं भाई कास्ट सेंसस जो है वो कराया जाए। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ क्या, देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने देखा कि अभी जो सेंसस होता है हमारा, इसके अंदर जो है नॉट टू नंबर, ये कास्ट वाइज जो है ये पॉपुलेशन को जो है वो टैकल नहीं करते। SC ST का थोड़ा सा करते हैं, OBC को जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं, OBC को नहीं करते। तो यही यहाँ पे बता रखा है, यही मेजर इशू है यहाँ पे कि भाई OBC को क्यों कर देते हैं, उन दोनों को क्यों जो है एनुमरेट कर लेते हैं और हमारे OBC को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये भी बता रखा है कि OBC को रिलेटेड जो है कोई जो है हम पे प्रॉपर एस्टिमेट नहीं है कि कितनी जो हमारी जनता है, पॉपुलेशन है, वो OBC वाली है, कितनी नहीं है। तो इसीलिए जो है अब ये सारी चीज़ें हो रही है कि दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। अब OBC की पॉपुलेशन की बात है तो मंडल कमीशन को थोड़ा देख ही लेते हैं। 1979 में मंडल कमीशन आया था। मंडल कमीशन को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन, या कह लो कि OBC का कमीशन जो था वो हमारा मंडल कमीशन था। ठीक है,
ये जो मंडल कमीशन था, इसने बोला कि इसने रिकमेंडेशन दी कि जो एफर्मेटिव एक्शन है स्टेट के, मतलब रिजर्वेशन वगैरह जो है वो एक्सपांड करना चाहिए ओबीसी ग्रुप के लिए भी, ठीक है। तो अब एक्सपांड करने की तो बात आ गई, ओबीसी ग्रुप के लिए करना चाहिए, डेटा कहाँ से लाएंगे कितने बच्चे ओबीसी के हैं कितने नहीं है। तो आपको याद होगा 1931 में हमारा सेंसस हुआ था, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाला, याद है, जो अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले हुआ था, जिसे 51 में स्टॉप कर दिया गया था। तो उसी के बेस पे, क्योंकि उसी के अंदर बता रखा था कि हमारे यहाँ पे 52% ओबीसीज है, तो उसी के बेस पे जो है 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दिया गया ओबीसी को 1990 में, ठीक है। ये सारी चीज़ हुई थी। अब दोबारा से वो डेसिनियल वगैरह सारी चीज़ होती हैं, तो बोलते हैं कि भाई रिवाइज करो, देखो कितने ओबीसी वाले हैं, कितने एससी वाले, कितने एसटी वाले हैं। तो इसीलिए ये सारी डिमांड उठ रही है, ठीक है। अब ये जो हमारा सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 के अंदर, ये हमारा फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस था जो 1931 के बाद हुआ था। 2011 वाला सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट किसने करवाया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविलेशन ने, ठीक है। तो ये जो डेटा था, ये भी जो कास्ट का डेटा है, इसको एक्सक्लूड करके इसको पब्लिसाइज कर दिया था, ताकि वो जो इशू वगैरह नेशनल यूनिटी का जो था वो ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अब दोबारा से डिमांड उठ रही है कि 2021 के अंदर भाई दोबारा से जो है कास्ट सेंसस कराया जाए। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा भाई कास्ट सेंसर कहाँ से चालू हुआ था, कहाँ से नहीं हुआ था, 881 में क्या हुआ था, 1931 में क्या हुआ था, क्यों स्टॉप कर दिया गया, अब क्यों डिमांड उठ रही है, वो सारा मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका बेस क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल गई। तो पता चल गई तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर करो, देखो कि जो पता चली है वो दिमाग में बैठी भी है या नहीं, यहीं से तो समझ आएगा। करो इसे, और करने के बाद कमेंट ज़रूर करना मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट नहीं करते तो मेरे को समझ नहीं आता कि कौन बच्चा देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। थोड़ी अकाउंटेबिलिटी तो बैठाओ अपने लिए, क्योंकि जिस दिन नहीं मन करेगा उस दिन आपको एटलीस्ट ये तो याद आएगा कि भाई सर ने बोला था कि मैं देखूंगा, और मैं एक्चुअल में देखता हूँ कि कौन बच्चा देखता है कौन नहीं देखता। आपके कमेंट से मुझे पता चल जाता है। अब कोई जो बच्चे पुराने थे हमारे, उन्होंने बहुत जोश जोश में देखना चालू करा, लेकिन वही कंसिस्टेंसी जो है बहुत रेयर ट्रेट है, जेरी बेंथम ने बोला था। तो वही रेयर जो ट्रेट है जिसके अंदर होता है वही सक्सेस पाता है लाइफ के अंदर। तो सक्सेस पाना है तो कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना है तो कमेंट करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलें। डिजिटल एक्सेस इज इक्वल टू फंडामेंटल राइट। देखो अभी जजमेंट आई है, और ये पहले एक बार इंटरनेट वाले केस में भी आई थी, केरला वाला एक केस था, याद होगा आपको, कि जो डिजिटल एक्सेस है वो हमारे आर्टिकल 21 के अंदर जो है फंडामेंटल राइट है, लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर, इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल डिजिटल एक्सेस, ठीक है। अब ये जो जजमेंट है ये आई क्यों है? देखो जजमेंट इसलिए आई है क्योंकि कुछ वनरेबल जो हमारे ग्रुप्स हैं, जैसे एसिड अटैक वाले जो ग्रुप्स हैं, या फिर जो डिसेबल्ड या कह लो डिफरेंटली एबल्ड जो हमारे ग्रुप्स हैं, उनको काफ़ी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है डिजिटली एक्सेस करने के लिए। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है सारी चीज़ प्रोवाइड कराना। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी जो अभी चल रहा है। तो आपको बस ये याद रखना है, डिजिटल एक्सेस जो है इस कम अंडर अवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, इतना थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 21 आ गया, तो छोटी मोटी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी लक्ष्मीकांत के अंदर पढ़ रखी है उसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे बहुत क्विकली। देखो आर्टिकल 21 जो है ये कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द व्हाट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कि किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ और उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, दो चीज़ बोल रखी है यहाँ पे, लाइफ कि उसकी जो ज़िंदगी है उससे डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसकी जो लिबर्टी है, आज़ादी है, उससे जो है उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन क्या है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि अगर लॉ जो है उसको फांसी की सज़ा देता है तो आर्टिकल 21 को जो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर लॉ जो है उसको बंदी बनाने के लिए बोलता है कि इसको जेल में डालो अगर उसने कोई क्राइम किया है, तो उसके आर्टिकल 21 कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो यही यहाँ पे लिख रखा है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है डिप्राइव नहीं होगी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। ये अप्लाई होगा दोनों के लिए, इंडियन और हमारे जो अंग्रेज लोग हैं, फॉरेनर्स जो हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी बांग्लादेशी भी फॉरेनर्स में ही आते हैं, उन पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल 21 है हमने ये ऑलरेडी देख लिया, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी पे जो है थोड़ा सा फोकस करता है, और ये क्या है? हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे केसेस हुए थे कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जो है फ्रीडम दे रखी है, लेकिन कैसी लाइफ मीनिंगफुल होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि जो है वो दरिद्र की तरह जो है जी रहा है। ये हमारे कोर्ट ने दोबारा करा। इसमें दो केस बहुत फेमस हैं, एक हमारे ए गोपालन केस 1950 वाला, इसने बहुत ही नैरो डेफिनेशन दी थी, वही प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि जो लॉ ने बोला है वही सच है, भले ही वो जो लॉ है वो सही हो या ना हो, ठीक है। क्योंकि लॉ की भी जो सैंक्टिटी है वो भी तो चेक करनी पड़ती है कि जो लॉ बनाया है वो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये अल्ट्रा वायर है,
ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे AK गोपालन केस ने कुछ जो है नज़रअंदाज कर दी। फिर मेनका गांधी केस आया, मेनका गांधी केस ने बोला कि ये जो लॉ है इसको भी देखना चाहिए कि ये आर्बिट्रेरी ना हो, मनगढ़ंत ना हो, अनफेयर ना हो, अनरीजनेबल ना हो। तो यहाँ पे जो हमारी मेनका गांधी थी, मेनका गांधी केस के अंदर 1978 में आया था, इसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया कि जो लॉ है वो भी जो है सेंक्टेड होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि आर्बिट्रेरी ना हो, अनरीजनेबल ना हो, अनफेयर ना हो। तो ये सारी चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या चीज़ थी। बस ये ज़रूर याद रखना है डिजिटल एक्सेस हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आता है या नहीं आता। नेक्स्ट चले, NSAB ये क्या चीज़ है? देखो NSAB है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोर्ड। ये जो बोर्ड है इसके चेयरमैन को अभी नियुक्त किया गया है, और नियुक्त किया है किसको? नियुक्त मतलब अपॉइंटमेंट किया गया है किसको? आलोक जोशी को। तो ये जो आलोक जोशी जी हैं हमारे कौन बने हैं अभी? चेयरमैन ऑफ NSAB नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोर्ड है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं, वो तो अभी अजीत डोभाल जी हमारे, तो ये बने हैं। इसके अंदर 16 कुछ मेंबर्स होते हैं, रिकन्स्टिट्यूट किया गया है, वो नॉर्मल प्रोसेस है ये, ठीक है। ये जो बोर्ड है ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइस देती है किसको? हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, जिसके हेड कौन है? हमारे अजीत डोभाल जी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता रखी है। इसके अंदर एक चीज़ और है, काउंसिल सेक्रेटरीट है जो सपोर्ट करती है इन सब चीज़ों को। इसके फंक्शन क्या है? एनालिसिस करती है डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, और कुछ नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आता है नहीं आता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा कल के क्वेश्चन, ठीक है। ईजी क्वेश्चन थे, काफ़ी कर ही लिए होंगे, कमेंट नहीं करते बस, बाकी तो कर ही लेते हो, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था, ये वाला बताया था कि ये वो जो टॉर्जन वॉर्जन वाले आ रहे थे, मालवेयर का अटैक हुआ था, पाकिस्तानी लोग अब वो थोड़े से पागल हो चुके हैं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में थोड़ा सा हम वो कर रहे हैं और थोड़ा सा हम उनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें बहुत परेशान करते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो पाकिस्तानी लोग क्या कर रहे हैं? हम पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अटैक में हमने मालवेयर्स वगैरह सारी चीज़ पढ़ ली थी। मैंने बोला था कि देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, कि यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट दे देगा आपको और बोलेगा कि भाई ये क्या चीज़ है, और वही मैंने दे दिया आपको। यहाँ पे लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मालवेयर डिस्गाइज इटसेल्फ एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू ट्रिक यूज़र इनटू इंस्टॉलिंग इट। तो कौन सा है कि भाई जो है अपने आप को सॉफ्टवेयर जो है लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर दिखाता है कि मैं जो है बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हूँ, और तुम जब जैसे इंस्टॉल करते हो और तुम्हारे कंप्यूटर को जो कब्जा कर लेता है, उसके बाद सारा डेटा जो है लीक करके भेजता रहता है। और बहुत बार ये हमारे ऊपर अटैक हो चुका है, हमारे सर्वर के ऊपर, कि कोई ना कोई आ जाता है, उसे कहते हैं हम टॉर्जन, ठीक है। हमारे याद रखना, हेवन सर के पास टॉर्जन का बहुत अटैक होता है, वही कि लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर दिखाते हैं, हम कुछ डाउनलोड करते हैं और उसके बाद जो है वो आ जाता है, और उसके बाद फिर हमारे कंप्यूटर को बहुत स्लो कर लेता है, उसी की वजह से कभी कभी डेली डिस्पैच भी लेट हो जाता है, ठीक है। याद रहेगा, टोर्जन लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाता है और हमारे कंप्यूटर को स्लो कर देता है। नेक्स्ट हमारा पिगासस, कोर्ट ने बोला था भाई पिगासस को यूज़ करना अच्छे रूप से, कोई बुराई नहीं है उसमें। किसका सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर था ये इजराइल का, ठीक है। ये तो बहुत पुरानी न्यूज़ थी, तो चलो समझ आ गया होगा ये सारा, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, कमेंट करा करो और अटैम्प्ट करा करो। तो यही था आज के डेली डिस्पैच डिस्कशन में। आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा, अगर आगे आ गया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। टेक केयर, कल फिर मिलते हैं।